साथियों नमस्कार। साथियों बात कर रहे थे कल हम हिटलर के बारे में। हमने देखा था कि बहुत सारे जो जर्मनी में क्रांति हुई, जर्मनी में समाज में बदलाव हुआ, उन सब चीज़ों के बारे में हमने देखा था। रूस की क्रांति के क्या परिणाम रहे जर्मनी में, कैसा समाज रहा, कैसे नाज़ी वर्ग उदय हुआ। और हमने शुरुआत में देखा था फ्रांस की क्रांति से हम लेकर के जर्मनी तक आए। पूरे यूरोप में हमने देखा कि क्या बदलाव हुए, क्या परिवर्तन हुए। लेकिन हम इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे, यानी कि वहाँ के समाज के बारे में पढ़ रहे थे, वहाँ के समाज के दायित्वों को समझ रहे थे, वहाँ के समाज के जो लोगों में परिवर्तन था उनके व्यवहार को समझ रहे थे। अब हम दूसरे खंड में आएंगे और हम पढ़ेंगे कि वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी थी, वहाँ के वन, वहाँ का आर्थिक जीवन कैसा था। इन सब चीज़ों के बारे में हम बहुत ही विस्तार से अध्ययन करेंगे। साथियों बात करेंगे वन्य समाज और उपनिवेशवाद, यानी कि जब औपनिवेशिक समाज में हमारे यहाँ क्या परिवर्तन हुए, उसके लिए आर्थिक क्या बदलाव आए, आर्थिक रूप से औद्योगिकीकरण में क्या बदलाव आए। इन सब चीज़ों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। तो साथियों बात करेंगे वन्य समाज और उपनिवेशवाद के बारे में। वन्य समाज और उपनिवेशवाद। देखिए, अगर हम बात करें वन्य समाज के बारे में तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो भी सारी चीज़ें हैं, चाहे वो अगर तुलना करें दैनिक जीवन में जो उपयोग करते हैं, चाहे वो रबड़ है, शहद है, गोंद है, एक बीड़ी के रैपर है, वो सब पत्तों के माध्यम से, जड़ी बूटियों के माध्यम से बनाए जाते हैं। हम देखते हैं कि जो जूते बनाने में चर्म शोधक जो उसमें टैनिन का प्रयोग किया जाता है, वो भी पेड़ से ही आता है। इन सब चीज़ों के लिए वनों का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है कि वनों की स्थिति उस समय क्या थी। अगर हम पूरी दुनिया में देखें तो अमेज़न को लें, जहाँ पर सबसे घने वन होते थे, उन वनों की बात करें तो लगभग जंगल के एक छोटे से टुकड़े में लगभग 500 प्रजातियां नजर आएंगी आपको। ये तब की बात कर रहे हैं, लगभग 18 से पहले लगभग बात कर रहे हैं, 1700 के आसपास की बात कर रहे हैं। उस समय लगभग इतना रहा होगा। एक छोटे से टुकड़े में लगभग 500 प्रजातियां, सूर्य की रोशनी बिल्कुल कम आ रही होगी। यूँ समझ लीजिए कि एक छोटे से वन में बहुत सारी प्रजातियां होंगी और बहुत घना जंगल होगा। लेकिन धीरे धीरे विस्तार होता गया, परिवर्तन होता गया समाज में, और बहुत सारी प्रजातियां साफ कर दी गई, यानी कि काट दी गई। उन वनों के साथ यूँ कहें कि जैसे मनुष्यों के साथ अन्याय हो रहा था। आपने जर्मनी में देखा कि खास नस्लों का सफाया किया गया, शायद वही हमारे वनों के साथ में हुआ। हम देखेंगे कि लगभग 1700 से 1995 के बीच, 1700 से 1995 के बीच लगभग 139 लाख वर्ग किलोमीटर का जो है जंगल सफाया किया गया। यानी कि 1795 से लेकर के लगभग 1795, यानी कि 1700 से लेकर के 1995, अगर इसके बीच में हम देखें तो लगभग 139 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी कि इतने, और ये लगभग पूरी दुनिया का कुल क्षेत्रफल का 9.3% जो जंगल था, 9.3%। पूरी दुनिया का अगर बात करें तो 9.3% जंगल। ये लगभग इतना जंगल साफ किया गया सिर्फ और सिर्फ औद्योगिकीकरण के लिए, यानी कि औद्योगिक क्षेत्रों के लिए, खेती करने के लिए, खेती योग्य जंगल को बनाने के लिए ये सारे काम किए गए। लगभग 1700 से 1995 के बीच
तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि इंग्लैंड की अगर बात करें तो धीरे धीरे वन विनाश हो रहा था, वनों का विनाश हो रहा था। धीरे धीरे औद्योगिकीकरण ज्यों ज्यों बढ़ता गया, वनों की खास उपयोगिता बढ़ती गई, और यहाँ तक कि इसके कुछ खास कारण भी थे। अगर वनों के साफ करने के, विनाश करने के कुछ जो मुख्य रीजन थे उसके बारे में हम बात करें तो पहला रीजन था ज़मीन की बेहतरी। पहला परिणाम था ज़मीन की बेहतरी। ज़मीन की बेहतरी, ये पहला रीजन था, ज़मीन की बेहतरी। दूसरा रीजन ज़मीन की बेहतरी, ये पहला रीजन था। दूसरा रीजन था पटरी की स्लीपर, यानी कि हम जानते हैं जो भी लकड़ी रेल में प्रयोग होती थी स्लीपर बनाने के लिए, वो भी एक वजह थी, यानी कि पटरी की स्लीपर बनती थी। तो ये दो मुख्य रीजन जिनके बारे में अगर हम चर्चा करें तो लगभग सन 1600 की बात करें तो 1600 में लगभग जो ये रफ करने जा रहे हैं, आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो देखें लगभग 1600 सन 1600 की बात करें तो हिंदुस्तान के लगभग 1/6 भाग में, 1/6 भाग के हिस्से में खेती होती थी। यानी कि ये हम बात कर रहे हैं लगभग सन 1600 ईस्वी की। सन 1600 में बात करें तो लगभग 1.1/6 यानी कि छठवें भूभाग में लगभग खेती होती थी। इतना भाग जो है खेती योग्य था। लेकिन जैसे ही हम आगे आते हैं और हम देखते हैं कि ये जो भूभाग था निरंतर जैसे ही आगे आते हैं कुछ सालों में ये भूभाग बढ़ता जाता है और खेती का उपयोग निरंतर बढ़ता जाता है, क्योंकि रीजन था उसका कि आबादी का बढ़ना, औद्योगिकीकरण का बढ़ना, और इन सब रीजन से ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते लगभग आधे भूभाग में खेती होने लगती है। लगभग आधे भूभाग में खेती होने लगती है। और हम देखते हैं कि औपनिवेशिक काल में, क्योंकि औपनिवेशिक काल की बात हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमारा देश काफ़ी दिनों तक, काफ़ी वर्षों तक गुलाम रहा। उसका रीज़न था कि जो औपनिवेशिक काल था उसमें अंग्रेज़ अपने हिसाब से खेती करवाते थे। रीज़न ये था कि अगर हम देखें कि जैसे ही इंग्लैंड में व्यवसाय शुरुआत हुई, औद्योगिकीकरण की शुरुआत हुई, हम देखते हैं धीरे धीरे वहाँ पर ओक के जो वृक्ष थे, बलूत के वृक्ष थे, धीरे धीरे लुप्त हो गए। और एक समय आया जब यूरोप महाद्वीप में एक शहरी जो है निर्माण होने लगा, औद्योगिकीकरण। जैसे ही यूरोपीय महाद्वीप की बात करें, यूरोपीय महाद्वीप, अगर यूरोपीय महाद्वीप की बात करते हैं तो हम देखते हैं धीरे धीरे जो ही यूरोपीय महाद्वीप में क्या बढ़ता है, औद्योगिकीकरण बढ़ता है। औद्योगिकीकरण, जो ही औद्योगिकीकरण बढ़ा, धीरे धीरे जैसे ही औद्योगिकीकरण बढ़ा यूरोपीय महाद्वीप में, तो हम देखते हैं दो चीज़ें जो कि बहुत अनिवार्य थी। पहली चीज़ तो कच्चे माल की आवश्यकता थी, कच्चा माल की आवश्यकता थी। और दूसरा, क्योंकि फैक्ट्रियों में जाहिर सी बात है कि बहुत सारे कच्चे माल की आवश्यकता होती है, कोयले की आवश्यकता हो सकती है, कपड़े के लिए कपास की आवश्यकता हो सकती है। इस प्रकार से कारखानों में कच्चे माल की आवश्यकता थी। दूसरा, औद्योगिकीकरण से धीरे धीरे शहरीकरण बढ़ा, और जब शहरीकरण बढ़ा यानी कि शहरों की स्थापना हुई, तो जाहिर सी बात है शहर और गांव में एक मुख्य अंतर होता है कि गांव में जो उत्पादन होता है कृषि को लेकर के, अनाज खाद्यान्न उत्पादन पर्याप्त मात्रा में होता है। लेकिन शहरीकरण में जैसे जैसे गांव से शहर आबादी आती है, यानी कि लोग आते हैं, तो जाहिर सी बात है खाद्यान्न की कमी होगी। तो भारी मात्रा में खाद्यान्न की आपूर्ति हो गई। कहाँ पर? यूरोपीय महाद्वीप में। जैसे ही खाद्यान्न की आपूर्ति होती है और जैसे ही कच्चे माल की आवश्यकता होती है,
यूरोपीय महाद्वीप में, और उसी समय हमारा जो देश था औपनिवेशिक काल के दौर से गुजर रहा था। तो औपनिवेशिक काल के दौर से गुजरने में अंग्रेज़ों ने अपने हिसाब से खेती करवाना शुरू किया, यानी कि जो खाद्यान्न और कच्चे माल की आपूर्ति थी वो कहीं ना कहीं भारत से जाने वाली थी। और उसका मुख्य रीज़न था कुछ विशेष प्रकार की खेती करवाना, जैसे कि कपास हो गया, कपास की खेती, चाय, गन्ना और कॉफ़ी, रबड़। तो गन्ना, कॉफ़ी, चाय और कपास और रबड़, इन सब की आवश्यकता पड़ने लगी यूरोपीय महाद्वीप में, और उसके लिए अंग्रेज़ों ने इन सब को मुख्य रूप से इन सब की खेती करवानी शुरू कर दी। और देखते हैं कि भारत से, हिंदुस्तान से काफ़ी मात्रा में खाद्यान्न जो है बाहर निर्यात किया जाता था। काफ़ी मात्रा में ये सारी चीज़ें जो कि यूरोपीय महाद्वीप को निर्यात की जाती थी। और फिर दूसरी वजह का एक कारण था, 19वीं सदी की बात करें तो हम देखेंगे औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को जो है, औपनिवेशिक सरकार, एक और रीज़न था कि एक जो दूसरा रीज़न था, पहला रीज़न तो ये था कि हमने अभी बताया कि खाद्यान्न और कच्चे माल को बाहर सप्लाई करना था यूरोपीय महाद्वीप में। लेकिन दूसरा अगर परिणाम देखें तो दूसरा रीज़न एक था कि औपनिवेशिक काल का, कि अंग्रेज जंगलों को अनुत्पादक समझते थे, यानी कि वो समझते थे यहाँ पर कुछ उत्पादित नहीं होता, अनुत्पादक क्षेत्र समझते थे। और उनका एक रीज़न था कि कहीं ना कहीं उनको ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व की आवश्यकता थी, ज़्यादा से ज़्यादा खाद्यान्न की आवश्यकता थी। तो उन्होंने क्या काम किया कि ये जो जंगल हैं, भारी मात्रा में जो जंगल हैं, जो उनको अनुत्पादक नज़र आ रहा है, यानी कि वहाँ पर खेती नहीं होती, वहाँ पर उनको राजस्व नहीं मिलता, इस कारण से वो जंगलों को साफ़ करने लगे। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जब जंगल कटेंगे और जंगल कट करके वहाँ पर खेती करना स्टार्ट किया, यानी कि वहाँ पर खेती करना चालू किया ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। और जब खेती करना चालू किया तो ये उत्पादक जो क्षेत्र थे, यहाँ से जब खेती करना चालू किया तो सबसे पहले इनको यहाँ से ज़्यादा राजस्व प्राप्त होने लगा, ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व प्राप्त होने लगा, और खाद्यान्न भी भारी मात्रा में यहाँ मिलने लगा। यानी कि इन दोनों की आपूर्ति हुई। ये जो जंगल अनुत्पादक था तो ये ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सफाया किया गया इसका। और हम देखते हैं कि लगभग 1880 से 1920 के बीच में, 1880 से 1920 के बीच में लगभग 67 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल साफ किए गए। यानी कि लगभग इतने लाख जंगलों को काट दिया गया और इतने लाख वर्ग किलोमीटर की ज़मीन खेती योग्य बना दी गई। यानी कि वहाँ से जंगलों को पूरी मात्रा में हटा दिया गया, खेतों का विस्तार हो गया। तो इस प्रकार से औपनिवेशिक काल का एक मुख्य कारण होता है, पहला कि उन्हें क्या करना था, खाद्यान्न और जो कच्चा माल था उन्हें यूरोपीय महाद्वीप में सप्लाई करना था। और दूसरा मुख्य रीज़न था कि जो जंगल हैं वो औपनिवेशिक काल में अंग्रेज उन्हें अनुत्पादक समझते थे कि वहाँ पर कोई भी चीज़ उत्पादित नहीं होती, इसलिए जंगलों को काट करके वहाँ से ज़्यादा राजस्व इकट्ठा किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा खाद्यान्न इकट्ठा किया जाए। और ये हुआ। इसको हम धीरे धीरे देखते हैं 1880 से 1920 के दशक में लगभग 67 लाख किलोमीटर तक का खेती का विस्तार किया गया। अगर हम थोड़ा सा और डीप में जाएं और हम देखें कि सिंह भूमि का जंगल उस समय जो कि लगभग मई 1897 में छोटा नागपुर में जो था, उसके छोटे से पार्ट में पूरे जंगलों को सफाया करके वहाँ से स्लीपर का उत्पादन हुआ। और उनको काटने के लिए
जो आदिवासी नियुक्त किए गए, वहाँ पर आदिवासी नियुक्त किए गए, उन्होंने क्या काम किया कि धीरे धीरे अपने घर बनाने के लिए उन्हें, आदिवासियों को अपने घर बनाने के लिए अनुमति नहीं दी गई और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वहाँ से स्लीपर के लिए जंगलों को काटा गया। अगर 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक देखें, ये हम बात कर रहे थे 1920 तक की। अब हम थोड़ा सा आगे आएँ तो जब आगे आते हैं देखते हैं 19वीं सदी के शुरुआत में, हमने बताया कि 19वीं सदी की शुरुआत में अगर हम देखें तो हमने बताया था कि इंग्लैंड, उस समय इंग्लैंड में लगभग पूरी तरीके से औद्योगिकीकरण उस समय शुरू हो गया था और उस समय हम देखते हैं कि यहाँ पर भारी मात्रा में ओक के वृक्ष, ओक जिन्हें बैलूत भी कहते हैं, ओक के वृक्षों की भारी मात्रा में आपूर्ति हो गई थी। इंग्लैंड में ओक के वृक्षों की भारी मात्रा में आपूर्ति हो गई थी और जाहिर सी बात है 1920 के दशक में हमारे यहाँ अंग्रेज़ धीरे धीरे आने लगे थे और वो देश पर विजय चाहते थे। उस समय के पीरियड में जो है शाही नौसेना उनको चाहिए थी आवागमन के लिए। पहली चीज़, भरपूर मात्रा में उनको शाही सेना का आवागमन करना था और दूसरी चीज़ थी कि उस समय जो है रेलवे का जो विकास था धीरे धीरे 1820 के दशक में हिंदुस्तान में इन चीज़ों के लिए जो शाही सेना थी उसके आवागमन के लिए जो अंग्रेज़ी जहाज़ थे उनके लिए खासकर लकड़ियों की आवश्यकता थी। इसके लिए उन्होंने हिंदुस्तान को एक शाही दस्ता भेजा, खोजी दस्ता हिंदुस्तान की ओर आया। हिंदुस्तान आया, वो जंगल का अन्वेषण करने के लिए आया, जंगल की खोज करने के लिए आया कि ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत लकड़ियाँ किस जंगल में मिल सकती हैं, कहाँ पर मिल सकती हैं और किस प्रकार से वहाँ के जहाज़ जो कि अच्छी मात्रा में अच्छी मात्रा में लकड़ी मिले जिससे जहाज़ बनाए जाएं, जिससे आवागमन की सुविधा हो। और हम देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वही एक दशक के भीतर बड़े पैमाने पर जंगल काटे गए बहुत भारी मात्रा में और 1850 के दशक में जो ही रेलवे का प्रसार हुआ, वही 1850 के दशक में जैसे ही रेलवे का विस्तार हुआ और रेलवे का विस्तार होना एक मुख्य कारण था जंगलों की कटाई का। रेलवे का विस्तार होने में 1850 में बहुत तेज़ी से विस्तार हुआ और हम देखते हैं कि औपनिवेशिक व्यापार में रेलवे लाइनें जो है बनाई जाना अनिवार्य कर दिया गया। तो पहली चीज़, एक तो भारी मात्रा में जो शाही सेना थी, शाही सेना वो इंग्लैंड से आवागमन कर रही थी अपने देश पर, तो उसके लिए शाही जहाज़ चाहिए थे, उसके लिए भारी मात्रा में पेड़ पहले से बड़े पैमाने पर काटे जा रहे थे। और दूसरा, जैसे ही 1850 के दशक तक आते आते रेलवे का विस्तार हो गया और रेलवे का जो ही विस्तार हुआ कि रेलवे लाइनें जो है बनाना अनिवार्य कर दिया गया। और रेलवे लाइनें बनाना अनिवार्य करने का मतलब था कि लगभग 1 मील अगर पटरी देखें, 1 मील लंबी अगर रेलवे पटरी देखें, 1 मील लंबी रेलवे पटरी, तो लगभग 1 मील रेलवे पटरी लगभग 2000 स्लीपर की आवश्यकता थी। 2000 स्लीपर लगभग 2000 यानी कि 1760 से लगभग 2000 स्लीपर की आवश्यकता थी 1 मील रेलवे लंबी पटरी बनाने के लिए। तो हम देखते हैं लगभग 1860 से 1890 के दशक में, 1860 से 1890 के दशक में लगभग 25,000 किलोमीटर, लगभग 25,000 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बन चुकी थी। 1890 तक रेलवे का इतना विस्तार हो गया था, लगभग 25,000 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बनाई जा चुकी थी। और देखते ही देखते 1946 के दशक तक जो ही आते हैं
1946 के दशक तक जो ही आते हैं लगभग 7,56,000 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बिछा दी गई। यानी कि इतना लंबा ट्रैक बना दिया गया, 7,56,000 किलोमीटर, यानी कि ये लगभग बढ़ चुका था, इसका विस्तार हो चुका था 1946 के दशक तक आते आते। हम देखते हैं 1850 के दशक में प्रति वर्ष, अगर हम बात करें 1850 में प्रति वर्ष लगभग 35,000 पेड़ काटे जा रहे थे। कितने हजार? 35,000 पेड़ काटे जा रहे थे। लगभग 35,000 पेड़ काटे जा रहे थे, लगभग इतने हजार पेड़ काटे जा रहे थे। और देखते ही देखते अंग्रेज़ों ने जो है रेलवे लाइन बिछाने के लिए उन्होंने क्या काम किया था कि उन्होंने निजी ठेके दे रखे थे, लोगों को निजी ठेके दे रखे थे, और इस प्रकार से जो है रेलवे का विस्तार होता गया। अगर हम मुल्तान से सुक्कुर के बीच में देखें, एक इंडस वैली का निर्माण हो रहा था। साथियों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्या करते हैं, हम देखते हैं कि लगभग अगर हम देखें मुल्तान से सुक्कुर के बीच में, मुल्तान से सुक्कुर के बीच में रेलवे लाइन था, इंडस वैली के नाम से रेलवे लाइन थी। किस नाम से? इंडस वैली। इंडस वैली के नाम से रेलवे लाइन थी, और ये लगभग 300 मील लंबी बन रही थी। 300 मील लंबी, 300 मील लंबी रेलवे लाइन बन रही थी, जिसको बनाने के लिए मैंने कहा 1 मील के लिए लगभग 2000, 1 मील बनाने के लिए लगभग 2000 स्लीपर चाहिए था। और जब 300 मील लंबी बन रही है तो आप समझ लीजिए लगभग कितना था? 6 लाख स्लीपर की आवश्यकता थी, जिसके लिए भारी मात्रा में पेड़ों को काटा गया। और ये न्यूज़ है द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, लगभग 1923 की न्यूज़ है, जो कि इतने इंडस वैली में मुल्तान से सुक्कुर के बीच में लगभग 300 मील रेलवे लाइन बनाई गई थी। और ये था कि यूरोप में चाय, बागान, रबड़, इन सब की बढ़ती मांग थी। यूरोप में जो है उस समय कुछ चीज़ों की जो विशेष रूप से बढ़ रही थी मांग, उसमें था चाय, कॉफ़ी और रबड़। क्या था? चाय, कॉफ़ी और क्या? रबड़। तो यूरोप में चाय, कॉफ़ी और रबड़, इन सब का ज़्यादा मांग थी। और इन सब को देखते हुए जो औपनिवेशिक काल था उसमें भारत में क्या किया गया, इन सब की खेती भारी मात्रा में कराई गई, और लगभग बड़ी मात्रा में बागान बनाए गए। उनको हम देखते हैं कि यूरोपीय बागान मालिक जो थे उनको सस्ती दरों पर बेच दिया गया, और इस प्रकार से हमारे यहाँ इन सब की खेती, चाय, कॉफ़ी, पटसन, रबड़, इन सब की औपनिवेशिक काल में भारी मात्रा में जो है खेती होती है। तो ये रीजन थे हमारे यहाँ जंगल के विनाश के, जो मुख्य रीजन थे। किस प्रकार से आपने देखा, किस प्रकार से बागान बनाए गए, किस प्रकार से जंगलों को काट करके रेलवे का निर्माण किया गया, और किस प्रकार से आपने देखा खाद्यान्न और अनाज उत्पादन के लिए, और जो है आर्थिक रूप से जो कच्चे माल था उसको सप्लाई करने के लिए किस प्रकार से रेलवे का विस्तार किया गया, जंगलों को काटा गया। शाही नौसेना के आवागमन के लिए आपने देखा कि भारी मात्रा में एक जब दस्ता आया, हिंदुस्तान खोजी दस्ता, उसने देखा कि भारी मात्रा में पेड़ कटाए गए। और हम देखते हैं कि खेती के विस्तार के लिए लगभग 65 लाख वर्ग किलोमीटर तक का सफाया कर दिया गया था 1860 के बीच में। तो इस प्रकार से आपने देखा किस प्रकार से वनों का विनाश हुआ। अगले सेशन में हम देखेंगे किस प्रकार से व्यावसायिक जो वानिकी की शुरुआत हुई अपने देश में, उसको हम विस्तार से देखेंगे। और हम अगले सेशन में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से वनों को नियमन करने के लिए किस प्रकार से खेती को प्रभावित किया गया। इन सब चीज़ों को आगे आने वाले सेशन में हम पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए साथियों फिर मिलेंगे नए जोश के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए और हमारे चैनल को
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें और इस नॉलेज को दूर दूर तक पहुंचाने का प्रयास करें, जिससे आपका भी भला होगा और देखने वाले का भला होगा। तो साथियों, अपना भला करिए और दूसरों का भला करिए और फिर अगले सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।